गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, हमने ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए. एक तो अपना ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और सेकंड हमने कौन सा कंप्लीट किया है? लाइफ प्रोसेस. ठीक है. तो ये चैप्टर 16 है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इजी चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है. ठीक है. तो आपने ये पहले भी रीड किया होगा. जस्ट अभी प्रैक्टिकल्स या फिर मैं रिएक्शंस करवाने वाले चैप्टर्स के लिए वो तुम्हें मैं स्कूल में वीडियोस दूंगी बना के. तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैंने चैप्टर 16 स्टार्ट करवाया है. ओके, जस्ट टेक अ लुक. चैप्टर 16, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? प्राकृतिक के वो संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं. एंड मैनेजमेंट के हम उनको कैसे मैनेज करते हैं. ठीक है ना. सो just read the chapter with me. We learned in class 9th about some natural resources like soil, air and water, and how various components are cycled over and over again in nature. In the previous chapter we also learned about the pollution of these resources because of some of our activities. In this chapter we shall look at some of our resources and how we are using them. Maybe we should also think about how we ought to be using the resources of us to sustain the resources and conserve our environment. We shall be looking at our natural resources like forest, wildlife, water, coal and petroleum, and see what are the issues at stake in the deciding how these resources are to be managed for sustainable development. ठीक है. तो आपने चैप्टर 9 में जो क्लास 9 में जब आपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा, हमारे पास सॉइल, एयर, वाटर, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. इनको हम रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं. ठीक है. सो ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ रही हैं. तो पेट्रोल आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती जा रही है, वाटर, कोल, ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं. ठीक है. सो वी ऑफन हियर एंड रीड अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. दीज आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स एंड वी फील हेल्पलेस टू मेक एनी चेंजेस. हमें दिख भी रहा है कि जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बट हम एक तरह से हेल्पलेस फील करते हैं बिकॉज हम कुछ नहीं कर पा रहे. देयर आर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन एंड देन देयर आर आवर ओन नेशनल लॉज एंड एक्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. देयर आर ऑल्सो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टूवर्ड प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट. ठीक है. तो कुछ हमारे इंटरनेशनल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बने हुए हैं, क्योंकि और या फिर कुछ हमारे पास नेशनल, हमारे नेशन में भी कुछ लॉज बनाए हुए हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं. जैसे आजकल शिकार करना बैन कर दिया गया है. ठीक है ना. क्योंकि वाइल्ड लाइफ सारी ख़त्म होती जा रही है. तो कुछ जो स्टेप हैं वो गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जो है अपनी वर्क करते रहते हैं टाइम टू टाइम. Awareness about the problem caused by unthinkingly exploiting our resources has been fairly recent phenomenon in our society, and once this awareness arises, some action is usually taken. You must have heard about the Ganga Action Plan. This multi-core project came about this 1985 because the quality of water in the Ganga was very poor. Coliform is a group of bacteria found in human intestines whose presence in water indicate contamination by disease causing microorganism. आपने पढ़ा होगा 1985 में एक प्रोजेक्ट बना था गंगा एक्शन प्लान, बिकॉज गंगा का जो पानी है वो दिन ब दिन बहुत ही मैला होता जा रहा है. ठीक है. तो उससे जो है वो डिसीज़ जो है वो प्रॉपर हो मतलब डिसीज़ जर्म्स जो हैं वो ग्रो कर रहे थे. तो 1985 पे गंगा एक्शन प्लान जो था, गंगा को बचाने के लिए, गंगा के पानी को बचाने के लिए ये चलाया गया था. ठीक है. टोटल कॉलीफॉर्म काउंट लेवल इन गंगा. ये जो कॉलीफॉर्म है एक बैक्टीरिया का नाम है बेटे, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का नेम है जो एक ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है, और ये डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. ये वाटर से ज़्यादा ग्रो कर जाता है. क्लियर. सो पोल्यूशन ऑफ द गंगा, ये जो कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं ये आपको जस्ट रीड करने पड़ेंगे. एमसीक्यूज और फिलिप्स में हेल्प हो जाती है. ठीक है. The Ganga runs its course of over 2500 km from Gangotri in the Himalayas to Ganga Sagar in the Bay of Bengal. गंगा जो है वो गंगोत्री जो हिमालय से स्टार्ट होके बे ऑफ बंगाल तक जाती है. इट इज़ बीइंग टर्न इनटू अ ड्रेन बाय मोर देन 100 टाउन्स एंड सिटीज इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल दैट पोर देयर गार्बेज एंड एक्सक्रीटा इनटू इट. Largely untreated sewage is dumped into the Gangas every day. In addition, think of the pollution caused by other human activity like bathing, washing of clothes and immersion of ashes,
and earn bird corpus, and then industries contribute chemical influence to the Ganga's pollution load and the toxicity kills fish in large section of the river. तो गंगा को जो है वो एकदम से वो पोल्यूटेड नहीं हुई है, धीरे धीरे जहाँ जहाँ पर गंगा टाउन और सिटीज़ में थी तो वहाँ पर लोगों ने उसका मिसयूज़ करना शुरू किया, वहाँ पे लोग बाथिंग वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स करते रहे और कुछ ऐसी जो हम अस्थियाँ जो विसर्जित करते हैं गंगा में उससे भी उसका जो पानी है वो पॉल्यूट होता है। एंड देन इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट, और जो उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपना जो एक्स्ट्रा एक्सक्रीटा जो अपने एक्स्ट्रा जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं वो भी गंगा में फेंकने शुरू कर दिए उन्होंने। तो उससे क्या है, गंगा के जो पानी की टॉक्सिसिटी है जो उसका लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म हुआ है, मतलब जो फिशेस वगैरह है उनका भी नुकसान हुआ। ठीक है, so as you see there are some measurable factors which are used to quantify pollution of the quality of water that we use for various activities. Some of the polluted are harmful even when present in very small quantities and we require sophisticated equipment to measure them. But as we learn in chapter 2, the pH of water is something that can easily be checked using a universal indicator. तो pH का सबको पता ही होगा, pH में क्या है, वाटर के लेवल बताए जाते हैं। ठीक है, 1 से लेके 14 तक का pH लेवल होता है बेटे। जो 7 है वो एक न्यूट्रल इंडिकेटर है जो सिर्फ वाटर और मिल्क का होता है। 1 to 6 तक के जितने भी होते हैं वो सारे एसिड होते हैं और 8 से लेके 14 तक जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बेसिस होते हैं। ठीक है, एसिड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, मोस्ट ब्यूटीफुल लिक्विड्स इन आवर लेबोरेटरीज। बेसिस जो होते हैं वो थोड़े से डल कलर के होते हैं, ब्लू पर्पल ब्लैक, ये बेसिस होते हैं जैसे सोप डिटर्जेंट। ठीक है, और एसिड्स के कलर बहुत ब्राइट होते हैं जैसे पिंक ऑरेंज रेड येलो। क्लियर? सो but we need not to feel powerless and overwhelmed by the scale of the problem because there are many things we can do to make a difference. but हमें ये सारी चीज़ों के बावजूद जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही डिफरेंस ला सकती हैं। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द 3 R's। आपको 3 R's के बारे में पता होगा, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। व्हाट डू दे रेफर टू? रिड्यूस का मतलब है जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज़ करें, रिड्यूस कर दें उसको। ठीक है, दिस मीन्स दैट यू यूज लेस, you save electricity by switching off unnecessary lights and fan, you save water by repairing leaking taps, you do not waste food. Can you think of other things that you can reduce the uses of? So next is recycle. This means that कि जो आपके पास है उसे आप दोबारा यूज़ करो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि हम कुछ नया ले रहे हैं तो जो आपके पास है उसी को दोबारा यूज़ करो। ठीक है, दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम एंड recycle these materials to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass or metal. In order to recycle, we first need to segregate our waste so that the material that can be recycled is not dumped along with other waste. Okay, does your village, town, city have a mechanism in place of recycling these material? क्या आपके आसपास है जहाँ पर चीज़ों को रिसाइकिल किया जाता है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूज़पेपर। अगर आपको पता हो कि न्यूज़पेपर का जो पेपर है ना बेटे, वो कभी भी वो फ्रेश पेपर नहीं यूज़ करते, वो एक बार यूज़ किए हुए पेपर को ही दोबारा से रिसाइकिल करते हैं। तो न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिसाइकलिंग। रीयूज, दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेज सम एनर्जी। रीयूज जो है वो रिसाइकिल से भी बेटर है बिकॉज रिसाइकिल करने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, बट रीयूज़ के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती है। वो ये कि अगर हमारे पास कोई वाटर बॉटल है, हमने उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो हम किसी और को दे देंगे ताकि वो भी यूज़ कर सके। हमारे पास अगर पेंसिल बॉक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास पेन है तो उसमें रिफिल चेंज कर सकते हैं। तो हम किसी ना किसी तरह से प्लास्टिक, पेपर को, ग्लास को, हम मेटल को रीयूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेज सम एनर्जी। इन द रीयूज स्ट्रेटजी you simply use things again and again. Instead of throwing away used in envelopes, you can reverse it and use it again. The plastic bottle in which you buy various food items like jam or pickle can be used for storing things in the kitchen. Easily ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें हम अचार या फिर जैम या कुछ भी ऐसी सॉसेस की जो बॉटल्स हैं उनको हम ना फेंकें और उसी में हम कुछ अलग से स्टोर करके रख लें. What other items can be reused? Okay.
बट इवन वाइल मेकिंग एवरीडे चॉइसेस वी कैन मेक एनवायरमेंट फ्रेंडली डिसीजन। तो आजकल जो है काफ़ी लोग अवेयर हैं और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली डिसीजन ले भी रहे हैं। फॉर डूइंग दिस वी नीड टू नो मोर अबाउट हाउ आवर चॉइसेस अफेक्ट द एनवायरमेंट। दीज इफेक्ट मे बी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंजिंग। The concept of sustainable development encourages from the growth that meet current basic human need while preserving the resources for the need of future generation। आजकल क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करें जो एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म ना करें, ठीक है। और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जो हमारी आर्थिक स्थिति है, मतलब जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज अ चेंज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट डिपेंड अपॉन द विलिंगनेस ऑफ पीपल टू चेंज देयर परसेप्शंस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन अराउंड देम एंड द रेडीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल टू अल्टर देयर प्रेजेंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तभी हो पाएगा जब हर एक इंडिविजुअल जो है अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपने आसपास को लेके थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने की, मैनेज करने की, उसको बचाने की। नॉट जस्ट रोड एंड बिल्डिंग बट ऑल द थिंग्स वी यूज़ और कंज्यूम, फूड, क्लोथ, बुक्स, टॉयज, फर्नीचर, टूल्स, व्हीकल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिसोर्सेज ऑन दिस अर्थ। सिर्फ रोड और बिल्डिंग ही नहीं, जितनी भी हमारी यूज़ की चीज़ें हैं, चाहे वो खाना हो, क्लोथ हो, किताबें हो, खिलौने हैं, फर्नीचर है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं से हमें अर्थ से मिल रहे हैं। द ओनली थिंग वी गेट फ्रॉम आउटसाइड इज एनर्जी विच वी रिसीव फ्रॉम द सन। सिर्फ एक बाहर की सिर्फ एक एनर्जी सन से हमें मिलती है जो हमें बाहर से मिल रही है। अदरवाइज जितनी भी हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें अर्थ से ही मिली हैं। इवन दिस एनर्जी इज प्रोसेस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑन द अर्थ बिफोर वी मेक यूज ऑफ इट। और ये जो एनर्जी है ये काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो फिजिकली या केमिकल प्रोसेस, दोनों के लिए अर्थ पे ज़रूरी होती है। क्लियर? सो वाई डू वी नीड टू यूज़ आवर रिसोर्सेज केयरफुली। हमें क्यों ज़रूरत है इसे ध्यान से यूज़ करने की रिसोर्सेज को? बिकॉज दीज आर नॉट अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। एंड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट अ ट्रिमेंडस रेट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इन हेल्थ केयर, the demand for all resources increases at an exponential rate। तो ये अनलिमिटेड तो नहीं है, और डे बाय डे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो हर एक की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो ज़रूरतों के हिसाब से वो रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहे हैं, और इसी हिसाब से अगर रिसोर्सेज यूज़ होते रहे तो ये जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म perspective so that these will last for the generation to come and will not merely be exploited to the hilt for short term gains। Okay, so the management of natural resources required a long term perspective so that these will last for generation to come and will not merely be exploited to the hilt of the short term gains। तो हमें इनको बचाने की इसीलिए ज़रूरत है ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक चल सके और जल्दी ख़त्म ना हो। This management should also ensure equitable distribution of resources so that all and not just a handful to rich and powerful people benefit from the development of these resources। और इस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सबको इक्वल अमाउंट में प्रोवाइड हो। ऐसा ना हो कि जो ज़्यादा रिच हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को मिले और बाकियों को ना मिले, ठीक है। सो आफ्टर another factor to be considered while we exploit these natural resources is the damage we cause to the environment while these resources are either extracted or used, ठीक है। For example, mining causes pollution because of the large amount of slag which is discarded for the every ton of metal extracted। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको इसीलिए भी थोड़ा कम यूज़ किया जाता है बिकॉज ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं निकलते, इनके साथ काफ़ी ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाला जाता है अर्थ में से जो हमारी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे माइनिंग करते हैं, माइंस करते हैं, खदानों को खोदते हैं अच्छे से, तो उसमें सिर्फ एक मेटल किसी अमाउंट को ही नहीं निकालते, उसके साथ मेटल एक्सट्रैक्ट भी निकाला जाता है। Hence, sustainable natural resources management demand that we plan for the safe disposal of these waste too। तो मैनेजमेंट क्या करती है, ये भी बताती है कि कौन कौन सी, अगर हमने कोई मेटल को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर भी रहे हैं तो उसका जितना भी वेस्ट पार्ट है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे
यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अभी ये मैंने 4 क्वेश्चन जो है ये आपको मैं सेंड कर दूंगी। अपना जो फिर नोटबुक्स बनाना शुरू करो और होमवर्क मुझे सेंड करो प्लीज़, ठीक है। टेक केयर।